नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका 70वीं बीपीएससी के लिए घटना चक्र के सीरीज़ में। दोस्तों, इस सीरीज़ में हम 38 बीपीएससी से लेकर के 69 बीपीएससी तक जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं आपके सारे को हम एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है, मैंने ऑलरेडी इसमें पार्ट 3 तक करा दिया है। प्राचीन भारत के इतिहास से हमने शुरू करा है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके पार्ट 1, 2, 3 देख लीजिएगा और ये आपका पार्ट 4 है। ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था जिसका आंसर आपको कमेंट में बताना था। वो क्वेश्चन था, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ। ये क्वेश्चन था आपका 2001-2002 का, जो कि बहुत पुराना क्वेश्चन है ये। तो इसका आंसर हो जाएगा कनिष्क। कनिष्क के शासन काल में जो था संपन्न चतुर्थ बौद्ध संगीति जो हुआ था उन्हीं के शासन काल में हुआ था, और उसी वक्त बौद्ध धर्म में हीनयान एवं महायान नामक दो अस्पष्ट एवं स्वतंत्र संप्रदायों में विभक्त हो गया बौद्ध धर्म। ठीक है, महायान शाखा में जो है बुद्ध को देवता माना गया तथा उनकी पूजा की जाने लगी। ठीक है, और इसी के साथ अनेक बोधिसत्वों की भी पूजा प्रारंभ हो गई। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं अपना पहला प्रश्न। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी। ऑप्शन ए वैशाली, बी एथेंस, सी स्पार्टा और डी पाटलिपुत्रा। तो ये हम सभी जानते हैं, विदित है, ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, आपको 2003 और 2004 दोनों में पूछा हुआ है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा वैशाली। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था वैशाली में थी। वस्तुतः 6ठी सदी में जहां महाजनपदों में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, वही वज्जी तथा मल नामक दो राज्यों में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था प्रचलित थी। वज्जी 8 राज्यों का एक संघ था जिसमें वैशाली के लिच्छवी सर्वाधिक शक्तिशाली थे। ठीक है, तो अगर पूछता है आपको कि कौन कौन सी महाजनपद काल में कौन से ऐसे 2 राज्य थे जो गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था वहाँ पे प्रचलित थी, तो क्या हो जाएगा, वज्जी तथा मल। ठीक है, वज्जी में कितने राज्यों का संघ था, तो 8 राज्यों का संघ था जिसमें वैशाली के लिच्छवी सर्वाधिक शक्तिशाली थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। आप सबको पता होगा कि घटना चक्र जो है ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है पीसीएस के एग्ज़ाम के लिए स्पेशली, क्योंकि पीसीएस में ना रिपीटेशन ऑफ क्वेश्चन होते हैं। आपने पिछले वीडियोस में भी देखा कि कैसे एक क्वेश्चन बार बार बस थोड़ा सा भाषा बदल के पूछ दिया है। ठीक है, इसलिए हमें अच्छे से करते चलना है इसको। अगर आपको इसका PDF चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप जाके डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है, तो सेकेंड क्वेश्चन है कि 16 महाजनपदों की सूची में उपलब्ध है। ऑप्शन ए महाभारत में, बी अंगुत्तर निकाय में, सी छांदोग्य उपनिषद में और डी संयुक्त निकाय में। यानी कि 16 महाजनपदों की सूची किस में उपलब्ध है, इन चारों जो नाम दिया हुआ है किस में उपलब्ध है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी अंगुत्तर निकाय। इस ग्रंथ में जो है 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। ठीक है, बौद्ध ग्रंथ जो है अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। इन्हें 16 महाजनपद भी कहा गया है। और ये कौन कौन से हैं 16 महाजनपद, आप देख लीजिए। पहला है अंग, दूसरा मगध। अच्छा, इसका राजधानी भी आप सबको पता होना चाहिए। अंग का क्या राजधानी था, चंपा था। मगध का क्या राजधानी था, राजगृह और बाद में पाटलिपुत्र हुआ। काशी था तीसरा काशी, जिसका राजधानी बनारस था, अभी पहले वाराणसी कहा जाता था। चौथा था ये कौशल दिया हुआ है आपका, कौशल नहीं कौशल होता था, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, कौशल होता था जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी। ठीक है, 5वां है आपका वज्जी जिसकी राजधानी कौशाम्बी थी। 6ठा है आपका मल जिसकी राजधानी कुशावती थी, जो देवरिया उत्तर प्रदेश में था। और आपका 7वां है चेदी जिसकी राजधानी शक्तिमती करके थी, और उसकी ये जो है ये भी बुंदेलखंड एवं मध्य प्रदेश का जो बॉर्डर है वहाँ पे अवस्थित था। ठीक है, 8वां है आपका वत्स जो था इसकी भी राजधानी आपकी कौशाम्बी थी। कुरु पंचाल आप सबको पता है, पंचाल हो गया, मत्स्य हो गया, सूरसेन, अश्मक, अवंती,
गंधार। आपको क्या करना है कि इन सब का नाम और राजधानी, जितने 16 महाजनपद थे और इनकी राजधानी, क्योंकि उनमें सर्वोत्कृष्ट मगध था इसीलिए इनका आपको जो भी राज्य और राजधानी का नाम याद होना चाहिए, ठीक है। इन सभी महाजनपदों में एकमात्र महाजनपद अस्मक, जो अस्मक नामक था, वो दक्षिण भारत में स्थित था। जनसभा जनौषभ सुत, ये एक सुत्त है जिसका नाम है जनौषभ सुत्त में केवल 12 राज्यों के ही नाम मिलते हैं। जैन ग्रंथ भागवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों की सूची मिलती है, किंतु वहाँ नाम कुछ भिन्न प्रकार से हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग क्या है। ये भी बहुत पुराना क्वेश्चन है, आपका 1999 में पूछा गया है यूपीएससी में। ऑप्शन ए मौर्य, बी कुषाण, सी गुप्त और डी पाल। इसका आंसर हो जाएगा सी, गुप्त ने, कुमार गुप्त ने स्पेशली नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी। नालंदा एक विख्यात बौद्ध पीठ एवं विश्वविद्यालय था। यह दक्षिणी बिहार में राजगीर के निकट स्थित था। इसके ध्वंस अवशेष बड़ा गांव ग्राम में दूर तक आज भी बिखरे पड़े हैं। अगर आप जाके देखे होंगे, नालंदा पटना के दक्षिण में स्थित है। 5वीं शताब्दी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। सर्वप्रथम कुमार गुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया और बाद में बुद्धगुप्त, तथागत गुप्त तथा बालादित्य नामक गुप्त शासकों ने भी इस विहार को दान दिया। तो ये भी पूछ सकता है कि कौन कौन से शासक जो थे नालंदा जो विश्वविद्यालय था उसको दान दिया था, ठीक है। तो उसमें आ जाएंगे आपको बुद्धगुप्त, तथागत गुप्त और बालादित्य नामक और भी अन्य शासक थे जिनका नाम हम आगे देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था। ये भी बहुत पुराना क्वेश्चन है, 1997 में पूछा गया है। ऑप्शन ए चिकित्सा विज्ञान, बी तर्कशास्त्र, सी बौद्ध धर्म दर्शन और डी रसायन विज्ञान। तो हम सबको पता है कि बौद्ध धर्म दर्शन के लिए नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो विश्व प्रसिद्ध था। यह बौद्ध दर्शन के अध्ययन के लिए विश्व प्रसिद्ध था और उसी के अध्ययन के लिए चीनी यात्री ह्वेनसांग भी यहाँ आया था। आप मुझे बताओ कि चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था इसका आंसर, तो मैं देखना चाहती हूँ कि आप लोग कितना अच्छे से ध्यान से देखते हैं। तो आप मुझे इसका कॉमेंट में आंसर बताओगे, ठीक है। 5वां क्वेश्चन कहता है कि मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी। मनसबदारी व्यवस्था। ऑप्शन ए राजस्व एकत्रित करने हेतु, बी सैनिकों की सुगमता में भर्ती हेतु, सी धार्मिक सद्भाव की स्थापना हेतु, डी स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए और ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु जो है मनसबदारी व्यवस्था लागू की गई थी। आपका ये 2005 का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मनसबदारी व्यवस्था जो है एक विशिष्ट प्रचलन मुगल शासक अकबर द्वारा प्रारंभ किया गया था। मनसब द्वारा 3 बातें निर्धारित होती थी और पहला जो है पदाधिकारी की वरीयता क्रम, दूसरा वेतनमान तथा तीसरा सैनिक उत्तरदायित्व, ठीक है। सैनिक उत्तरदायित्व में मनसबदार को अपने मनसब के अनुसार सैनिकों को रखना पड़ता था और इस व्यवस्था से राज्य ने सैनिकों के प्रत्यक्ष भर्ती और रख रखाव के उत्तरदायित्व मनसबदारों पर डाल दिया था, जिसके बदले में मनसबदार को नगद या जागीर प्रदान की जाती थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें एक कथन ए और दूसरा कारण जो है आर है। दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। कथन ए जो है हमारा कहता है 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया। इसका कारण बोलता है कि महावीर को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था। तो इसका ऑप्शन ए है, दोनों ए और आर सही है और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। बी दोनों ए और आर सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी ए सही है परंतु आर गलत है। डी ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी।
दोनों ए और आर सही है, ठीक है, लेकिन जो आर जो है, जो कारण में दिया हुआ है, वो ए की सही व्याख्या नहीं करता है। यानी कि 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का जो पतन हुआ था वो महावीर को राजकीय प्रश्रय मिलने बंद होने से नहीं हुआ था। इसका कारण कुछ और था, देखते हैं क्या कारण था। नालंदा में एक विख्यात बौद्ध पीठ एवं विश्वविद्यालय था। यह दक्षिणी बिहार में राजगीर, वर्तमान में राजगीर के निकट स्थित था। 5वीं सदी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा स्थित विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। हमने देखा ऊपर कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में। 12वीं सदी के अंत तक मुस्लिम आक्रमण के फलस्वरूप, किसके कारण? मुस्लिम आक्रमण के फलस्वरूप महाविहार का पतन हो गया, ठीक है। बंगाल के पाल शासकों द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय को संरक्षण देने के फलस्वरूप नालंदा का महत्व घटने लगा, क्योंकि वहाँ पे अब जो है भागलपुर का विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय है वो धीरे धीरे वो प्रचलन में आने लगा और धीरे धीरे नालंदा पे आक्रमण के चलते इसका महत्व जो है वो घटने लगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? ऑप्शन ए ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी, ऑप्शन बी ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी, ऑप्शन सी ईसा पूर्व 2री शताब्दी और ऑप्शन डी ईसा पूर्व 1ली शताब्दी। दोस्तों मुझे शिकायत आ रही है कि मतलब मैं कम क्वेश्चन डिस्कस करती हूँ, ज़्यादा टाइम लगता है, तो आप एक काम कर सकते हो ना, आप अपने फ़ोन का स्पीड बढ़ा लो, क्योंकि अगर मैं बहुत फास्ट पढ़ाना शुरू कर दूँगी तो एक्सप्लेनेशन बेटर नहीं हो पाएगा। तो इस चीज़ को आप समझो, कोई जो इंसान है वो मशीन नहीं बन सकता कि आपको 15 मिनट में 15 क्वेश्चन, भाई सिर्फ आंसर थोड़ी बताना है, आपको एक्सप्लेन करके भी तो चीज़ें बताना है, फिर मतलब क्या रह जाएगा वीडियो के थ्रू क्वेश्चन समझाने का आपको। तो आप लोग इस बात को समझिए, आप अपने फ़ोन में स्पीड बढ़ा लीजिए, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में जो है प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ था, ठीक है। प्रथम मगध साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक राजा बिंबिसार था। लगभग 544 से 492 ईसा पूर्व था। बिंबिसार जो हर्यक वंश का संस्थापक था वो वही मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है और इसका जो पीरियड था लगभग 544 से 492 ईसा पूर्व था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मगध की राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, बी वैशाली, सी गिरिव्रज और राजगीर और डी हो जाएगा चंपा। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसमें हम एक आंसर नहीं कह सकते, अगर इसमें दिया होता है ई नंबर उपर्युक्त में से कोई नहीं है, उपर्युक्त में से एक से अधिक, तो वो हम कर सकते थे, क्योंकि मगध की राजधानी गिरिव्रज भी थी पहले, फिर पाटलिपुत्रा भी हुई आपकी। आंसर में भी इसका उत्तर ए और सी दोनों हो जाएगा, लेकिन हमें ऑप्शन में ये नहीं दिया है। दिए गए विकल्प में 2 विकल्प ए और सी सही है। ये आपका 2005 का ही क्वेश्चन है। मगध की आरंभिक राजधानी जो है वो गिरिव्रज थी। बाद में उदयन ने पाटलिपुत्रा को राजधानी बनाया, जो गुप्त काल तक मगध की राजधानी बनी रही। मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले प्रथम राजवंश के विषय में बौद्ध ग्रंथों एवं पुराणों में अलग अलग विवरण मिलता है। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश वृद्धृत वंश था और इस वंश का पहला राजा जरासंध था, ठीक है, जिसने गिरिव्रज को अपनी राजधानी बनाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? देख रहे हैं, रिपीटेशन ऑफ क्वेश्चन ही माना जा सकता है ना, थोड़ा सा बस शब्द चेंज कर दिया है, भाषा चेंज कर दिया है ताकि, लेकिन उसका आंसर जो है सेम ही होगा। ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, बी वैशाली, सी चंपा और डी अंग और ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। ये क्वेश्चन आपको 2020 का है क्वेश्चन, मतलब कि 2005 का क्वेश्चन आपको 2020 में पूछा है, फिर से 66 बीपीएससी में पूछा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक, यानी कि इसमें उपर्युक्त में से कोई नहीं होगा, क्योंकि प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी पूछा है ना, जो गिरिव्रज यानी कि राजगीर थी, ठीक है। इसका आंसर यही, उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? ऑप्शन ए मौर्य, बी शुंग, सी गुप्त और डी कुषाण। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मौर्य जो है वो नंद वंश के पश्चात मगध पर इस राजवंश का जो है वो शासन स्थापित हुआ। नंद वंश की स्थापना शिशुनाग वंश का अंत करके की गई थी।
किसके द्वारा की गई थी? तो महापद्म नंद ने शिशुनाग वंश का अंत किया और उसके बाद से नंद वंश का स्थापना किया। नंद वंश में कुल 9 राजा हुए थे। उग्रसेन, जिसे पुराणों में महापद्म नंद कहा गया, पंडुक, पंडुगति, भूतपाल, राष्ट्रपाल, गोविशानक, दससिद्धक, कैवर तथा धनानंद। यहाँ पे घनानंद हो जाएगा। तो आपको अगर पूछे महापद्म नंद का दूसरा नाम क्या था तो उग्रसेन हो जाएगा। आप पहला और लास्ट 2 ही याद रखिए, आपको ये सब याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। नंद वंश में जनता से बलपूर्वक धन वसूलने, छोटी छोटी वस्तुओं पर भारी कर लगाने के कारण जनता शासकों के विरुद्ध हो गई और घृणा एवं असंतोष का वातावरण व्याप्त हो गया। इसी चारों का लाभ उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य एवं चाणक्य ने घनानंद की हत्या कर नंद वंश का अंत कर दिया। अतः स्पष्ट है कि विकल्प ए सही है, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य एवं चाणक्य ने मिलकर उसके बाद से मौर्य शासन का स्थापना किया पाटलिपुत्र मगध में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह कौन से लेखक हैं? ऑप्शन ए भास, बी शूद्रक, सी विशाखदत्त और डी अश्वघोष। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। विशाखदत्त के ग्रंथ में जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है। ठीक है, इसका ये एक्सप्लेनेशन देखते हैं। विशाखदत्त कृत मृदा राक्षस एक इनका लेखन है। इनमें जो है चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को नंदराज का पुत्र माना गया है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को वृषल तथा कुलहीन भी कहा गया है, यानी कि इनकी जाति, आपने इनका कहानी देखा होगा, बहुत पहले आता था टीवी में भी सीरीज़ करके, और पढ़ा भी होगा कि इनका कोई कुल नहीं था। माना जाता है कि चंद्रगुप्त जो चाणक्य थे उन्होंने ही इनका पालन पोषण किया था। कहीं गरीब परिवार से थे ये, बट पता नहीं क्या मतलब मतभेद है विद्वानों में इनको लेकर के। ठीक है, कोई कहता है कि उच्च कुल से थे, कोई कहता है निम्न कुल से थे। तो 18वीं शताब्दी ईस्वी में धुंडी राज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी। मुद्रा राक्षस के अतिरिक्त विशाखदत्त के नाम से 2 अन्य रचनाओं का भी उल्लेख प्राप्त होता है। और पहला है देवी चंद्रगुप्तम तथा दूसरा अभिसारिका वंचितक या अभिसारिका बंधितक, यानी कि अप्राप्य। अजीबोगरीब नाम होते हैं। तो याद रखिएगा, आपको विशाखदत्त के नाम से 2 अन्य रचनाओं का भी उल्लेख है, देवी चंद्रगुप्तम और अभिसारिका। ठीक है, और मुद्रा राक्षस विशाखदत्त कृत है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? ऑप्शन ए महापद्म नंद, बी धनानंद, सी सुकल्प और डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। घनानंद जो है मगध का राजा था जो सिकंदर महान के समकालीन था। महापद्म नंद के उत्तराधिकारियों की संख्या पुराणों तथा बौद्ध ग्रंथों में 8 मिलती है। इस वंश का अंतिम शासक घनानंद था जो सिकंदर का समकालीन था। उसे यूनानी लेखकों ने अग्रमीज कहा है। तो अगर पूछे कि आपको यूनानी लेखकों ने किस राजा को अग्रमीज कहा है तो कौन होगा? घनानंद को अग्रमीज कहा है। ठीक है, जेनोफोन उसे बहुत धनाढ़ व्यक्ति बताता है। भद्रशाल उसका सेनापति था। तो घनानंद का सेनापति कौन था? तो भद्रशाल उसका सेनापति था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाटलिपुत्रा में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। ऑप्शन ए ईंटों का, बी पत्थर का, सी लकड़ी का और डी मिट्टी का। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। लकड़ी का जो है पाटलिपुत्रा में स्थित चंद्रगुप्त का महल बना था, जिसका अभी भी प्रमाण जो है पाया गया है कुम्हार पार्क पटना में। बिहार में पटना के समीप बुलंदी बाग एवं कुम्हार में की गई खुदाई से मौर्य काल के लकड़ी के विशाल भवनों का अवशेष प्रकाश में आए हैं। बुलंदी बाग से भी और कुम्हार पार्क से भी। ठीक है, इन्हें प्रकाश में लाने का श्रेय स्पूनर महोदय को है। ये भी ध्यान में रखिएगा कि जो अवशेष प्रकाश में आए हैं बुलंदी बाग एवं कुम्हार पार्क से, तो उसका श्रेय किसको है? तो स्पूनर महोदय को। ठीक है, बुलंदी बाग से नगर के परकोटे के अवशेष तथा कुम्हार से राजप्रसाद के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, ध्यान में रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त, बी अशोक, सी हर्षवर्धन, डी शिवाजी और ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, शिवाजी जो है अष्टप्रधान का गठन किया था उन्होंने। ये आपका 2019 का क्वेश्चन है, 65th बीपीएससी में पूछा हुआ है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। शिवाजी ने राज्य के प्रशासन के लिए केंद्रीय स्तर पर अष्टप्रधान की व्यवस्था की थी, जिसके अंतर्गत 8 मंत्रियों को नियुक्त किया गया था। इसमें पेशवा, अमात्य, मंत्री, सचिव, सुमंत, सेनापति, पंडित राव एवं न्यायाधीश शामिल थे। ये शिवाजी के राज्य प्रशासन में आधुनिक काल के सचिवों के भांति कार्य करते थे और इनका कार्य जो है राजा को परामर्श देना मात्र था। इसे किसी भी अर्थ में मंत्रिमंडल नहीं कहा जा सकता। प्रत्येक मंत्री राजा के प्रति उत्तरदायी था। ठीक है, यानी कि वर्तमान जो हमारा मंत्रिमंडल है उससे वो भिन्न था। वर्तमान हमारा मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, लेकिन उस समय का जो मंत्रिमंडल था सिर्फ राजा के प्रति उत्तरदायी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? ऑप्शन ए अशोक, बी चंद्रगुप्त, सी बिंदुसार और डी कुणाल। इसका आंसर हो जाएगा बी, चंद्रगुप्त जो है उन्होंने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत की विजय प्राप्त की थी। इस संदर्भ में अशोक के अभिलेखों, जैन एवं तमिल साक्ष्यों से जानकारी प्राप्त होती है। दक्षिण भाग के अनेक स्थलों में अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, किंतु अशोक ने एकमात्र कलिंग विजय ही की थी। अतः ऐसी स्थिति में दक्षिण में विजय का श्रेय हमें चंद्रगुप्त मौर्य को ही देना पड़ेगा, क्योंकि बिंदुसार की विजय अत्यंत संदिग्ध है एवं इतिहास में उसे एक विजेता के रूप में स्मरण नहीं किया जाता है। जैन एवं तमिल साक्ष्य भी चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय की पुष्टि करते हैं। यानी कि मौर्य शासक में सबसे जो कहा जाता है, मतलब जिन्होंने अधिक से अधिक विजित क्षेत्र किए, वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। एक बहुत महान शासक थे। अशोक का तो कलिंग के बाद से उनका हृदय परिवर्तन हुआ और वो फिर बौद्ध धर्म को अपना के युद्ध वगैरह के बजाय धम्म की नीति अपना लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, वो कौन सा अभिलेख है? ऑप्शन ए कलिंग शिलालेख, बी अशोक का गिरनार शिलालेख, डी रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख और डी है अशोक का सुपारा शिलालेख। तो दोस्तों इसका आंसर जो है आप मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में। अगर नहीं बताओगे तो कल के तो ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ही, बट कोशिश करिएगा कि आप लोग भी बताएं। एग्ज़ाम में बहुत कम दिन बचे हैं, तो आप लोग डेली इस सीरीज़ को देखा कीजिए और भी जो सब्जेक्ट्स हैं आपके बाकी उनको भी साथ साथ रिवाइज़ किया कीजिए। तो आशा करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद।